क्रिटिकल एनालिसिस के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज 28 फरवरी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे, उनकी पुण्यतिथि है। आज 1963 को उनका देहांत हुआ था। आज ही के दिन रविवार का दिन है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। कहानी शुरू करते हैं। आज दूसरा एपिसोड है। हालांकि कहानी शुरू करने से पहले दो तीन बातें। आज दिन बड़ा मज़ेदार है। मज़ेदार इसलिए है क्योंकि आज 24 तारीख को टेस्ट मैच शुरू हुआ था। तीसरा टेस्ट शुरू हुआ था इंडिया और इंग्लैंड का, अहमदाबाद मोटेरा में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। तो मैं सोच रहा था कि अब डे नाइट टेस्ट है तो क्या करूं क्या नहीं करूं, बट चमत्कार ही हो गया, दूसरे दिन टेस्ट ख़त्म हो गया। इसके बाद ही ये चर्चा शुरू हुई आपके पिच को लेकर। हालांकि गेंद काफ़ी ज़्यादा टर्न कर रही थी और 2.5 दिन भी पूरे नहीं खेल पाई। दोनों इनिंग्स मिला के 2.5 दिन में, मतलब टेस्ट मैच इतनी जल्दी टेस्ट मैच कभी ख़त्म भी हो सकता है, ये शायद ये मेरे लिए ये पहली बार है। इसके अलावा सुना था अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ में भी एक प्रोग्राम में देख रहा था, 1935 के आसपास शायद ऐसा कुछ हुआ था। एनीवेज, तो पिच को लेकर काफ़ी सारी नोक-झोंक चल रही है, कभी उलूल जुलूल बातें हो रही है। हालांकि इन सब में ध्यान ना ही देना अच्छी बात है। और इस टेस्ट मैच के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का रास्ता हमारे लिए और भी आसान हो गया है। तो बस प्रार्थना करते हैं कि ये वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में भी हमारे गेंदबाज और बल्लेबाज इसी तरह अपना प्रदर्शन जारी रखें और चौथा टेस्ट भी हम आराम से जीत जाए। इसी के साथ ही कहानी पे आते हैं। तो आज की कहानी है एलिजाबेथ बैथोरे की, करीब 410 साल पहले की। ये जो एलिजाबेथ बैथोरे है वो पहली महिला सीरियल किलर कह सकते हैं उसको। हालांकि मतलब सीरियल किलिंग एक अलग टॉपिक है। मैंने कभी मैं इसके ऊपर भी कुछ और वीडियोस बनाऊंगा। सीरियल किलिंग के ऊपर अलग से सीरीज़ बनाने की सोच रहा हूँ। तो बट ये कहानी मुझे थोड़ी सी मतलब अच्छी लगी है, मज़ेदार लगी, तो मैंने कहा चलो आज इसी पर बनाते हैं। तो कहानी है एलिजाबेथ बैथोरे की, जिसने करीब 600 से 650, हालांकि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज है, द मोस्ट प्रोलिफिक फीमेल मर्डरर और द मोस्ट प्रोलिफिक मर्डरर ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। और गिनीज बुक के मुताबिक 600 का फिगर, हाँ 600 का फिगर है। 600 लोगों का, 600 औरतों का, पुरुषों का महिलाओं का नहीं, सिर्फ औरतों का, लड़कियों का कत्ल किया है इस एलिजाबेथ बैथोरे ने। हालांकि कुछ और सोर्सेस हैं जहां पर 650 का फिगर है। अब 650 का फिगर आया कहाँ से, तो सोर्सेस बताती हैं, या सोर्सेस जहां से मैंने ये कहानी ली या कहानी पढ़ी है, तो वहाँ मतलब वहाँ बताया जाता है कि उनके पास एक डायरी थी जिसमें वो नंबर्स लिखते, और वो नंबर 650 पे आकर रुक गई। तो उसी से कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद ये 650 है। हालांकि ये गिनीज बुक के वेबसाइट के मुताबिक फिगर 600 है। तो आगे बढ़ते हैं कहानी पर। 7 अगस्त 1560 को एक शाही परिवार में उनका जन्म होता है।
नाइल बेटोर हंगरी का एक शाही परिवार है, वहाँ उनका जन्म होता है। 8 मई 1575, 15 साल की उम्र में उस एलिजाबेथ की शादी हो जाती है क्राउन फ्रेनेक नेडासडी के साथ। हालांकि ये कहा ये भी जाता है कि एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट था पहले के ज़माने में, या उस ज़माने में जब मोनार्की हुआ करती थी, वहाँ पे शादियाँ मोस्ट ऑफ दी केसेस में पॉलिटिकल अरेंजमेंट ही होती थी। और तो इस शादी को भी कहा गया कि पॉलिटिकल अरेंजमेंट। अब ये जो एलिजाबेथ की पति काउंट फेरेंक नेडासडे, वो हंगरी में एक हीरो था। उस हिसाब से वो कमांडर इन चीफ था, और जो ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ जो हंगरी में जंग हुआ था, जिसमें हंगरी ने ऑटोमन एम्पायर को खदेड़ा था, तो उसमें नेडासडे का काफ़ी अहम रोल था, काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल था, तो इसीलिए उसको हीरो माना जाता था। तो एनीवेज जो भी है, तो शादी हो जाती है। शादी के बाद एलिजाबेथ माँ बनती है। उसके वो 4 बार प्रेग्नेंट होती है, 4 उसके 4 बच्चे हैं, 2 लड़कियां 2 लड़के। तो धीरे धीरे उसकी उम्र ढलान में थी। हालांकि एलिजाबेथ बहुत ही खूबसूरत औरत थी, खूबसूरत महिला थी, और खूबसूरती के हिसाब से, या मतलब उसको अपनी खूबसूरती, मतलब वो खूबसूरत औरत है ये उसको बहुत पहले से ही पता चल गया था, और उसको कायम रखना, या उसके प्रति, उसकी खूबसूरती के प्रति एक जुनूनियत सी थी उसके अंदर। तो एलिजाबेथ का तो उसकी शादी हो जाती है। शादी के बाद 4 बच्चे होते हैं। हालांकि शादी के वक्त उसके पति ने उसको एक कैसल या महल गिफ्ट किया था, कैसल ऑफ कैचटेच। ये आज की डेट में स्लोवाकिया रीजन में है अभी। हालांकि अभी तो शायद रूइंस में होगा, उसके बस खंडर ही बचे होंगे। तो वहाँ पे एक विलेज हुआ करता था कैचटिस। तो कैचटिस विलेज के पास ही द कैसल ऑफ कैचटिस था। तो ये कैसल काउंट नेडासडी ने उसके पत्नी एलिजाबेथ बैथोरी को गिफ्ट किया था। तो इसके बाद वो शादी के वेडिंग गिफ्ट के तौर पर, तो वो वहाँ पर रहने चले गए। ये 1975 की बात है। 86 के आसपास, 85 में, हाँ 86 के आसपास, मतलब वो माँ बन चुकी थी। तो उसकी उम्र भी ढलान पे थी। तो उसको वो जो जुनूनियत जो थी उसकी खूबसूरती को लेकर, वो काफ़ी चिंतित थी। तो एक 1590 के आसपास एक अजीब सी घटना घटती है। जो एलिजाबेथ की एक नौकरानी थी, उसके कुछ बाल बना रही थी। तो इस बीच उस नौकरानी के हाथ में कुछ बाल, उसके हाथ मतलब कुछ बाल में थोड़ा सा वो उलझन आ गई और थोड़ा सा सर खिंच गया। तो एलिजाबेथ को काफ़ी थोड़ा सा चोट लगा, और गुस्से में आकर एलिजाबेथ ने उस नौकरानी को बहुत मारा। हिंसा उसने बचपन से ही देखी थी। उसके परिवार में भी काफ़ी सारे हिंसक घटनाएं होती। उसके पिताजी भी काफ़ी हिंसक थे। तो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी, तो थोड़ा सा वो एटीट्यूड या वो एरोगेंस रॉयल फैमिली वालों में होता ही है, इनबॉर्न है वो, तो ब्लड में ही होता है। तो गुस्से में उसने
उसको मार दिया, और इतना मारा कि उसके मतलब शरीर से खून निकल आने लगा, गाल वगैरह से खून निकल आने लगा। तो एलिजाबेथ के हाथ में कुछ खून के छींटे पड़े, उसने उसको साफ नहीं किया, वो ऐसे ही रहा। तो धीरे धीरे कई घंटों बाद वो ब्लड जम के क्लॉट हो गया था। इसके बाद जब उसने इसको साफ किया तो उसे लगा कि उसके स्किन में थोड़ा सा फर्क आया है। तो उसने किसी जान पहचान से अपनी ये बात शेयर की कि ऐसा है, मैंने एक खून से थोड़ा सा मेरा स्किन में थोड़ा सा फर्क आया। तो उस जान पहचान ने कहा कि अगर आप कुंवारी लड़कियों के खून से नहाओ तो आपका यौवन वापस आने लगता है। अब इस बात को सुनने के बाद उसने कहा चलो शुरू करते हैं ऐसा। उस मतलब उसी वक्त उसी इंसिडेंट के बाद से ही सिलसिला, मतलब उसके जानने वाले ने जब उसको कहा कि कुंवारी लड़कियों के खून से नहाने के बाद जो यौवन है वो बरकरार रहता है, या वो उसकी मतलब उस उम्र कम दिखती है, तो उसके बाद से ही ये खून का सिलसिला शुरू हुआ। पहले एक एक करके, पहले उस नर्स को या उस मेड को उसने मारा। मारने के बाद उस सुई से उसका सारा खून निकाला और एक बथ टब में डाल दिया, या मतलब हाँ। और फिर उस बाथ टब के अंदर, खून से भरे बाथ टब के अंदर वो काफ़ी कई घंटों तक नहाई उस खून में। और ये सिलसिला चलता रहा। पहले एक एक करके कई घर के ऑलमोस्ट कई नौकरानियों को उसने ऐसे टॉर्चर करके मारा। कभी हाथ जलाना, कभी सुइयों से मारना, काट देना शरीर को, इसके बाद मारना पीटना, ठीक है। ऐसा चलता रहा। इस बीच उसका पति जो था वो किसी जंग में गया हुआ था, तो वो वापस आता है। वापस आने के बाद पति उसको कहता है कि तुम पहले से ज़्यादा खूबसूरत दिख रही हो। तो एक्साइटमेंट में आके वो बता देती है कि मैंने ऐसे ऐसे एक नर्स को मारा, एक मेड को मारा, मारने के बाद उसके खून से नहाया। तो अब सोचिए, मतलब उसका पति जो आर्मी का कमांडर इन चीफ था, मतलब हंगेरियन आर्मी का, उसको वो बता रही है कि मैंने एक ऐसे मेड को मार के, एक इंसान को, एक औरत लड़की को मार के उसका खून निकाला, उसमें नहाया। और उस पति का भी बहुत ज़्यादा कुछ खास रिएक्शन नहीं आया। हालांकि इसके बाद जो भी खून उस महल में हुए उसमें उसके पति का भी हाथ था। इसके कई कुछ दिनों के बाद उसके पति की भी डेथ हो गई। अब वो एलिजाबेथ अकेली रहने लगी। और ऐसा करते करते क्या हुआ कि जो महल में रहने वाली नौकरानियां हैं उनकी संख्या कम होने लगी, जो लड़कियां हैं। हालांकि वो अकेले ये सब नहीं करती थी, उसके 2-4 नौकर और थे। अब चूंकि वो एक एक शाही परिवार से, एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी, उसने गांव से, उसके पास में जो गांव था, उस महल के पास में कैचटिस गांव, उस गांव से उसने जो लड़कियां हैं, ज़्यादातर 10 से 14 साल की उम्र की लड़कियां, उसको उन लोगों को काम के सिलसिले में बुलाने लगी। सिलसिला चलता रहा, लड़की आती गई और मारी जाती गई। सिलसिला चलता रहा। 1602 और 1604 के दौरान एक र्यूमर या कुछ आप कह सकते, कुछ बातें होने लगी कि मतलब उस गांव से लड़कियां जाती हैं लेकिन वापस नहीं आती। तो इसका मतलब एक ऐसा क्या हो सकता होगा लड़कियों के साथ। तो ये सारी बातें होने लगी। हालांकि इन चीज़ों को दबाया गया या इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा गौर नहीं किया गया, क्योंकि बातें हो रही थी शाही परिवार को लेकर, तो इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा गौर नहीं किया गया। चलता रहा, सिलसिला चलता रहा। लेकिन 1610 में जब मामला काफ़ी गंभीर हो गया, तो वहाँ के राजा किंग मैथिस II, उसने एक प्रतिनिधि मंडल बनाया, एक
चार पांच लोगों का ग्रुप बनाया, एक प्रतिनिधि मंडल बनाया, बोला कि आप इन्वेस्टिगेट करो इसको, पता तो चले भाई ये गांव के लड़के हैं, क्योंकि मतलब ये गांव जो था वो हंगरी के ही हिस्से में आता है। राजा की जिम्मेदारी बनती है कि इस गांव मतलब अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसका पता करे और उसका एक सोल्यूशन निकाले, क्योंकि आवाज़ें बहुत ज़्यादा उठने लगी थी, काफ़ी सारा शोर मचने लगा था। तो राजा ने कहा कि पता करो ज़रा। तो प्रतिनिधि मंडल था, जो इन्वेस्टिगेशन टीम को तैयार किया गया था, उस इन्वेस्टिगेशन टीम ने पूरी इंक्वायरी की, पूरा पता किया। करीब 300 लोगों का 300 विटनेस का स्टेटमेंट लिया गया करीब करीब। और 12 दिसंबर 1610 को ये पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम पहुंची उस महल में, द कैसल ऑफ कैचटिस। महल में पहुंचने के बाद जब उन्होंने वो इन्वेस्टिगेशन किया तो उनको एक कमरे में कई कंकाल मिले। कंकाल के अलावा उनको कई जिंदा लड़कियां मिली जिनको एक कमरे में बंद करके रखा हुआ था, जंजीरों से बांध कर रखा हुआ था, जो शायद आगे चलकर उनको शायद मतलब इसी तरह उनको भी मौत नसीब हो। और वो डायरी मिली, तो उस डायरी में कुछ खास नहीं था, बस वो नंबर्स थे 1 2 3 4 650। अब मामला शाही परिवार से था, शाही घराने से था, तो वहाँ पे हंगरी के कुछ नियम कानून थे। तो उस नियम कानून के अनुसार शाही परिवार के किसी सदस्य को जेल में या ऐसा कुछ नहीं रख सकते थे और ऐसे कड़ी सज़ा भी नहीं दे सकते थे। तो एलिजाबेथ को नज़रबंद कर दिया गया उसी महल के अंदर, और उसके 4 साथी थे, उन चारों को फांसी में चढ़ा दिया गया। नज़रबंद रहने के दौरान ये घटना थी करीब 1610 की, दिसंबर 1610 की, और करीब 3.5-4 साल के बाद यानी कि 20 अगस्त 1614 को एलिजाबेथ अपने उस कमरे में जहाँ पे उसको नज़रबंद करके रखा गया था, हाउस अरेस्ट करके रखा गया था, उस कमरे के बाहर जो गार्ड थे उनसे उसने कहा कि मेरा शरीर, मेरे हाथ ठंडे पड़े हैं, तो मुझे डॉक्टर की ज़रूरत है। तो जो गार्ड था उसने कहा कुछ नहीं होगा, आप जाके सो जाओ। और वो उसी हालत में मतलब उसी दिन या उसी शाम को शायद, मतलब शाम को ये इंसिडेंट हुआ और डॉक्टर जो गार्ड ने उसको बोला कि आप जाके सो जाइए, और अगले दिन सुबह फिर वो नहीं उठी, मतलब उसकी डेथ हो गई। तो अजीब सा किस्सा, एक अजीब जुनूनियत भरा इंसान, एक औरत जिसने 600 या 600 से ज़्यादा लोगों का कत्ल किया। कत्ल करने के तरीके भी अलग थे। कुछ दस्तावेज़ों में ऐसा भी लिखा हुआ है कि वो जो मतलब वो जो खून करती थी, एक उसके खासकर उसके पति के मरने के बाद, तो वो उन लोगों को या उन इंसानों को, उन लड़कियों को अपने दांत से मारती थी, दांत से काट के मारती थी, मांस निकाल लेती थी दांत से। तो कुछ आदमखोर टाइप की भी हो गई थी। तो मतलब ऐसा जुनून था कि अपना खूबसूरती को बजाय रखने के का। तो कुछ दस्तावेज में ऐसा भी मैंने पाया है कि एलिजाबेथ बतौरी को बचपन में एपिलेप्सी या मिर्गी की बीमारी थी। तो इसके इलाज के लिए जो तरीका या जो पद्धति अपनाई गई थी वो ये था कि वो मतलब जो तरीका था वो ये था कि जो मतलब एक ऐसे इंसान का खून उसके होठों पे
ऐसे रब करना, जिसको ये बीमारी नहीं है एपिलेप्सी, और उस खून में मतलब इंसानी हड्डियों का चूरा या उसको पाउडर मिला के उसको फिर लगाना। तो इसी वजह से ये भी शायद कुछ ये वजह हो सकती है कि वो बाद में जाकर आगे चलकर वो आदमखोर बनी। तो कई सारी वजह हैं, कई सारे अटकलें हैं, कई सारे सोर्सेस हैं। तो जो है कई सारे सोर्सेस हैं जिसका जो ये सारी चीज़ें बताती हैं, वजह बताती हैं। तो बट जो है कि जो सच्चाई है कि ये एक औरत थी, और एक औरत ऐसा कर सकती है, वो भी एक माँ जिसके 4 बच्चे हैं, वो ऐसा कर सकती है, ये मतलब सोच से बाहर है। कहा मतलब ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था या सुना था कि ट्रूथ इज ऑलवेज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। तो अगर ये सच्ची कहानी है, सच्चा इंसिडेंट है, तो ये आपको मिल जाएंगी। आप वेबसाइट में खोजिए, ये एलिजाबेथ बैथोरी का नाम आपको वर्ल्ड गिनीज बुक रिकॉर्ड्स के वेबसाइट में मिल जाएंगे। तो सच्ची कहानी है वही कि मतलब ऐसा कई किताबों में नहीं होता। काफ़ी सारी लोग कहते हैं कि जो ब्रैम स्टोकर ने जो ड्रैकुला का जो पिक्चराइजेशन किया था, इस किरदार से प्रभावित होकर ही किया था। जो तो ऐसी आदमखोर महिला है। हालांकि सीरियल किलिंग जो है वो मेरे हिसाब से एक जो इस केस में जो मुझे लगता है कि ये एक मानसिक रोग है। ये एलिजाबेथ बैथोरी एक मानसिक रोग से पीड़ित थी। उसको अपनी खूबसूरती को बजाय रखना था। ये एक मानसिक रोग है। इंसान को हमेशा याद रखना चाहिए कि उसके जीवन का चार पार्ट है, 4 टुकड़े, मतलब देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। बचपन, यौवन, मतलब जो छोटा बच्चा होता है बाल्यकाल, एक उम्र, इसके बाद वो बड़ा होता है किशोरावस्था, बचपन, किशोरावस्था, युवा, वृद्ध, या इसके बाद यौवन आता है, फिर वो आदमी बूढ़ा होता है। तो ये सारे स्टेजेस होते हैं और ये सच्चाई है। बट एलिजाबेथ ये मानने को तैयार नहीं थी। हमारे देश में भी ऐसे कई सारे केसेस हैं जहाँ पर अपनी उम्र को बढ़ाने के लिए या हमेशा जवान दिखने के लिए या अमर बनने के लिए ऐसे इंसिडेंट्स या लोगों की बलि चढ़ाई जाती है। ऐसे कुछ न कुछ किया गया है। तो वो सब कहानियाँ भी लेकर आऊँगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, शेयर भी करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आज की कहानी यहीं समाप्त करता हूँ। आपसे मुलाकात होगी अगले रविवार को 7 अप्रैल शाम को एक नई कहानी के साथ। कोशिश करूँगा कहानी और अच्छी हो और छोटी करने की कोशिश करूँगा ताकि आपको बोरियत महसूस ना हो। पिछली कहानी काफ़ी लंबी हो गई थी, तो अगली कहानी थोड़ी और छोटी करने की कोशिश करूँगा। तब तक स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। नमस्कार।